सक्सेस इज अ कॉम्बिनेशन। वो आपके हेल्थ, आपका वेल्थ, रिलेशनशिप एंड स्पिरिचुअलिटी, ये चारों एरियाज में अगर आपने बैलेंस किया हुआ, ये चारों एरियाज जो है मैं कहूंगी गाड़ी के जैसे चार पहिए है, तो ये इनको मैं चारों पहियों का ऑर्डर देती हूँ कि किसी भी एक पहिए में आप ज्यादा हवा भर देंगे या किसी भी एक पहिए में हवा कम होगी तो गाड़ी आपकी स्मूथली आगे नहीं जाएगी। तो अगर आपने वेल्थ, आपने हेल्थ आपकी कमजोर जा रही है बट वेल्थ आपने खूब कमा ली, तो वो सारी वेल्थ कमाई हुई आपकी हेल्थ को सुधारने में ही चली जाएगी। ठीक है, राइट। और वही अगर आपका रिलेशनशिप का जो पहिया है उसमें कमजोरी है, राइट, तो फिर आपको जितनी मर्जी वेल्थ कमाई हुई वो आप खर्चोगे किसके ऊपर? यस, आपके रिलेशनशिप्स ही अच्छे नहीं है, आपके घर पे जाके आपको लग रहा है मेरे पास कोई बात करने वाला नहीं है, मेरे कोई दोस्त यार नहीं है, तो आप किसके साथ बातें करोगे, किसके साथ अपनी खुशियां मनाओगे या किसके साथ अपने गम बांटोगे? हाँ जी, और उसके साथ साथ चौथा पहिया जो मैंने बताया स्पिरिचुअलिटी का, मतलब आध्यात्मिकता। अगर आपका इस भगवान में, ईश्वर में या फिर यूनिवर्स में विश्वास ही नहीं है, जब आप हर चीज का श्रेय सिर्फ खुद को ही देते रहते हैं, तो आप एरोगेंट हो जाएंगे, अभिमानी हो जाएंगे। आप अच्छे कर्म की बजाय सबको दुख देना, सबको कर्ज करना शुरू कर देंगे। हाँ जी, तो इसलिए मैं कहती हूँ हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप एंड स्पिरिचुअलिटी ये चार पहिए की तरह है। अगर ये चारों बैलेंस्ड है तो आप सक्सेसफुल हैं। हाँ जी। हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइकोलॉजिस्ट रिया हमनानी जी से। हमारा टॉपिक रहेगा मिथ्स अबाउट पेरेंटिंग। बाकी मैम को ज्वाइन करवाते हैं। हेलो मैम। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हो? बहुत अच्छे, थैंक यू। आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। बताइए। हाँ जी दोस्तों, हमारे साथ है साइकोलॉजिस्ट मैम रिया हमनानी जी। आज हम बात करेंगे टॉक अबाउट परफेक्ट पेरेंटिंग। यस। हाँ जी, तो मैम थोड़े से अपने बारे में भी ऑडियंस को बताइए ब्रीफ में। ओके, सो मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। पेरेंटिंग मेरा नीश है। मैंने बच्चों के साथ और पेरेंट्स के साथ काफी सालों तक काम किया है। उनकी सोच, उनकी समझ को काफी सालों तक समझने की कोशिश की है। उनके ऊपर थोड़ा बहुत रिसर्च और पढ़ाई करी है मैंने। कुछ 15 से 20 साल का पेरेंट्स के साथ डील करते हुए मेरा एक्सपीरियंस है। उसके अलावा मैं डीएनए एनालिसिस करती हूँ, जिससे कि ब्रेन का वर्किंग पता चलता है, हमारा जेनेटिक पोटेंशियल पता चलता है। और मैं एक प्राणिक हीलर भी हूँ, ऑरा हीलिंग एंड चक्र हीलिंग करती हूँ। ओके। सो ये मेरे काम के बारे में थोड़ा सा है। एंड मैंने एमए इन काउंसलिंग साइकोलॉजी पढ़ाई की है। उसके अलावा काफी सारे सर्टिफिकेशंस लिए हैं जो कि मेंटल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल वेलबींग के ऊपर काम करने में मुझे हेल्प करते हैं। ओके मैम, जैसे हम बात करेंगे मिथ्स अबाउट परफेक्ट पेरेंटिंग, हाँ इसको जी। थोड़ा सा बताइए। इस टॉपिक पे बात तो होती है, मेरे हिसाब से बहुत कम होती है। ओके, वंडरफुल। तो बेसिकली हमने बहुत अच्छा टॉपिक पहले तो आपने चुना है। थैंक यू सो मच कि इस टॉपिक के ऊपर अवेयरनेस लाने का जो आपने जिम्मा लिया है, तो उसके लिए पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करती हूँ। नहीं, और आपका धन्यवाद, आपने समझ लिया। जी। तो पता है क्या है कि हम पेरेंटिंग के ऊपर ना पहली बात हम बात ही नहीं करना चाहते। क्यों? हाँ क्योंकि जी, हमें लगता है पेरेंटिंग ना, इसमें क्या बात करनी है, इसमें क्या पूछना है, या हाँ, इसमें क्या जानने की जरूरत है। जैसे हमें हमारे पेरेंट्स ने बड़ा किया वैसे हम भी अपने बच्चों को बड़ा कर लेंगे। तो देर इज नथिंग सो ग्रेट अबाउट नोइंग अबाउट पेरेंटिंग। तो यही सबसे बड़ा भ्रम है। तो मिथ्स जो हम बात कर रहे हैं, मिथ्स अबाउट पेरेंटिंग, मतलब पेरेंटिंग को लेके जो लोगों के मन में भ्रम है, आज हम उनके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जो भी थोड़ी बहुत नॉलेज मैं रखती हूँ, मैं उसके बारे में अपने विचार शेयर करूंगी। बाकी जनता, द पब्लिक इज एक्सपर्ट अपने आप में, सभी के पास अपनी अपनी नॉलेज है, राइट। ओके तो मैं अपनी एक्सपर्टीज जो भी होगी अपना बेस्ट शेयर मैम, करूंगी। मैं फर्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। बच्चे अपना कैरियर एंड फ्यूचर का भला बुरा नहीं जानते। वी एज पेरेंट्स शुड ओनली टेक देयर कैरियर एंड मेजर लाइफ डिसीजन। इज दिस राइट? लवली क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। हाँ जी, इसमें क्या होता है ना कि आजकल कई बार हम लोग पेरेंट्स, क्योंकि हम भी बहुत पढ़े लिखे हैं, तो मोस्ट ऑफ अस, क्योंकि पहले के टाइम पे चलो ठीक है पेरेंट्स इतने एजुकेटेड नहीं होते थे, तो वो बोलते थे जो बच्चों ने करना है कर लिया।
कर लेंगे अपने आप। तो आज की तारीख में जब पेरेंट्स भी पढ़े लिखे हैं और बच्चे भी आर वेरी स्मार्ट, तो उनके बीच में एक सबसे बड़ा स्ट्रगल चलता है। बच्चे बोलते हैं हम अपने हिसाब से जिए, अपने हिसाब से अपना करियर चूज करें, और पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, तुम्हें कुछ समझ नहीं है, तुम्हें नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, तुम बच्चों के या फ्रेंड्स के बहकावे में आ रहे हो, सोशल मीडिया के बहकावे में आ रहे हो, तो तुम्हें नहीं पता, वी विल ओनली डिसाइड फॉर यू, राइट। सो कई बार ये देखा जाता है, मैंने, क्योंकि काफी सारे पेरेंट्स एंड बच्चों से जब मैं डील करती हूँ, काउंसलिंग करती हूँ, तो मैं ऐसे कई से किस्से मेरे सामने आते हैं। तो वहां पर मैं पेरेंट्स को यही समझाना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ पेरेंट्स सही है, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बच्चों को ही सब पता है। सो हमेशा म्यूचुअल कंसेंट के साथ, जैसे कि जहां पे पेरेंट्स को अपनी राय बतानी चाहिए कि हम ये चीजें बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, और बच्चों के साथ वो डिस्कशन होना चाहिए कि बच्चों को उनकी बात कहने का मौका दिया जाना चाहिए कि अगर हमको ये सब्जेक्ट या ये करियर स्ट्रीम लेना है तो किस वजह से लेना है, हमें ये टॉपिक क्यों इतना इंटरेस्टिंग या इम्प्रेसिव लग रहा है। तो वो चीजों के ऊपर पूरा गौर करते हुए, डिस्कस करते हुए, करियर स्ट्रीम्स के प्रोस्पेक्ट्स जो है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है, प्रोज एंड कॉन्स है, फायदे और नुकसान है, वो सारी चीजों का डिस्कशन करते हुए म्यूचुअली एक डिसीजन लेना चाहिए। हाँ जी। ना कि पेरेंट्स को एक चीज पे जोर देना चाहिए क्योंकि हम बड़े हैं तो हमें ही सब भला बुरा हाँ पता है। जी। तो ऐसा किसी किताब में ही नहीं लिखा है कि जो बड़े हैं वही समझदार हैं। तो बड़े भी गलतियां करते हैं, बड़ों ने भी अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां की हैं। यस। मैम, आपके क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आया, अच्छा। जैसे एक पंजाब में वो एक राइटर हैं, काफी फेमस पर्सनैलिटी है, डॉक्टर बलविंदर कौर बराड़। अच्छा। उनका एक सेमिनार था पंजाबी यूनिवर्सिटी में, पंजाबी हाँ जी। यूनिवर्सिटी पटियाला में। वो बोलते क्या होता भी, जो लड़के लड़कियां अपने माँ बाप से बात नहीं करते वो उनके साथ शेयर कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। तो वो क्यों होता है, ये बच्चों को बाहर जाने का मौका क्यों मिलता है। मेरे पास भी काफी सारे स्टूडेंट्स आते हैं, जैसे मैं स्कूल्स में भी काउंसलिंग के लिए जाती हूँ, तो वहां पर भी मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, वो बहुत सारी बातें अपने मन की कहते हैं मुझसे कि हमारे पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे, मैम आप उनको समझाइए। तो मैं उन पेरेंट्स से यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज आप अपना ओपन स्पेस दीजिए, एक नॉन जजमेंटल स्पेस दीजिए, कि ताकि बच्चे कुछ कहना चाहते हैं तो उनको जज ना करें। बच्चे आपसे सिर्फ अपने मन की बात कहना चाहते हैं, तो हर वक्त सोल्यूशन देना जरूरी नहीं है, हर वक्त वो आपसे सोल्यूशन मांगने नहीं आए। तो इसी डर से कई बार बच्चे जाने से कतराते हैं कि जैसे हम जाएंगे पेरेंट्स के पास तो वो लेक्चर देना शुरू कर देंगे। तो वो सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, पेरेंट्स को वो स्पेस एंड कंफर्ट देना चाहिए ताकि बच्चे अपने मन की हर बात कहें, क्योंकि अगर वो आपसे नहीं कहेंगे तो वो कहीं ना कहीं जाके कहेंगे। और जो उनको बेहतर समझेगा, बेहतर कंफर्ट देगा, वो इंसान सही भी हो सकता है या गुमराह करने वाला भी हो सकता है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन दैट। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि बच्चों को पेरेंट्स वो कंफर्टेबल स्पेस दे। मैम, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। थैंक यू। उम्मीद करते हैं ऑडियंस को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट्स ओके फीड चिल्ड्रन विद चिप्स एंड पैकेट फूड वंस ए वीक। ओके, तो ये आजकल पेरेंट्स का बहुत ही ज्यादा इंक्विजिटिवनेस आ रहा है कि आजकल क्योंकि ना चिप्स की एड्स आ रही हैं, बेक्ड है, नॉन फ्राइड है, लेस ऑयल है, इस तरह के एडवर्टीजमेंट्स देख के कंपनीज हमें लुभाती हैं। बट हमें एज पेरेंट्स हमें ये समझने की जरूरत है कि क्या चिप्स, आप खुद सोचिए कि इज इट ओके टू गिव एवरी वीक। मतलब एक पीडियाट्रिक रिसर्च की गई थी, मैं आपको बताना चाहूंगी इसमें, कि एक पीडियाट्रिक रिसर्च की गई थी जिसमें बताया जा रहा है कि 3 इयर्स से छोटे बच्चे, 3 साल से छोटे बच्चे, देयर आर 93% ऑफ सच चिल्ड्रन जो हर हफ्ते एक पैकेट चिप्स का खाते हैं। तो मतलब आप समझ सकते हैं वो रेशियो कितना हाई है। पहले टाइम पे हम इतना नहीं देते थे बच्चों को चिप्स वगैरह, बट आज की तारीख में विद द मॉडर्नाइजेशन, विद द फास्ट लाइफ, मदर्स को लगता है कि नहीं बाहर जाके वो ब्रेड पकौड़ा खाएगा या कुछ पाव भाजी फ्राइड या ऑयली स्टफ खाएगा, इससे अच्छा बेक्ड चिप्स का पैकेट दे दो, ये एटलीस्ट साफ सुथरा हाइजीनिकली पैक्ड है। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड, ये जो पैकेट फूड है, चाहे वो बेक्ड है या फ्राइड है, ये सभी दे आर पैक्ड विद अ लॉट ऑफ शुगर एंड सॉल्ट्स and a lot of preservatives. As a result,
जो बच्चों के अंदर जो उसका रिजल्ट आ रहा है, कॉन्सिक्वेंस आ रहा है, आप देखेंगे कि बच्चे आज की तारीख में बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो रहे हैं। पहले के टाइम पे जब ये रेशियो मैच किया जाता था कि लड़के और लड़कियों में ज्यादा हाइपर एक्टिव कौन है, तो वो लड़के ज्यादा पाए जाते थे। बट आज की तारीख में वो रिसर्च ने टर्न हो गई है कि लड़के और लड़कियां इक्वली है, चाहे वो बच्चा है या बच्ची है। छोटे बच्चों में हाइपर एक्टिविटी बहुत ज्यादा पाई जा रही है, इरिटेबिलिटी, टेम्पर टेंट्रम्स और अनकंट्रोलेबल बिहेवियर्स, ये सारे they are the result of such food packets. ओके So we have to be avoiding it at any cost. No wonder वो baked है या non baked है। ओके मैम, कंपनीज ने अपनी पीआर टीम रखी होती है, वो कंपनीज को बताते हैं किस सेलिब्रिटीज से आप ऐड करवाओगे तो किससे ज्यादा फायदा मिलेगा। राइट। जैसे आलिया भट्ट आई थी कपिल शर्मा के शो में, तो वो कुछ खाने को दिया, कह दिया ओ हो इसमें शुगर है, मैं तो नहीं खा पाऊंगी। हाँ जी। हाँ जी। तो शुगर को हमने बहुत ज्यादा हवा बना दिया है, बट मैं कहती हूँ कि मॉडरेशन इन एवरीथिंग इज ओके। हम बचपन से बड़े शुगर खाते हुए हैं, बट हमें ये ध्यान देना है एक्सेसिवनेस। अब ये जो पैकेट फूड्स आते हैं, कैन जूसेस आते हैं, हम सोचते हैं चलो एक फ्रूटी दे देते, बच्चों को एनर्जी आ जाएगी, बच्चा बहुत वीक फील कर रहा है, एक ग्लूकॉन डी का ग्लास बना के दे देते हैं। पर हमें ये समझना है कि उस ग्लूकॉन डी के ग्लास में कितनी ज्यादा शुगर है, जो आपके बच्चे के ब्लड शुगर लेवल को इंस्टेंटली शूट अप कर रही है, उसके दिमाग को इतनी ज्यादा एनर्जी दे रही है कि वो बच्चा फिर कंट्रोलेबल बिहेवियर्स में नहीं रहता है। और फिर आप बोलते हैं कि बच्चा हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारी सुनता नहीं है, हमारी मानता नहीं है। तो आई नीड टू बी टेलिंग द पेरेंट्स के हमें आर्टिफिशियल कैन जूसेस, पैकेट फूड्स, चिप्स से दूर रहना है, एंड नेचुरल फॉर्म में आप जो शुगर एंड सॉल्ट जो नॉर्मल अपने खाने में डालते हैं वो मॉडरेशन में लेते हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा बच्चा मेरे सपने पूरे करेगा। राइट, ये एक और बड़ा भ्रम है। हम पेरेंट्स ना अपने बच्चों से ना बहुत सारी उम्मीदें लगा के बैठ जाते हैं। राइट, तो कंग्रेचुलेशंस टू जिसने भी ये सवाल पूछा है और जो भी ऐसी इच्छा रखता है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि पेरेंट्स, आप अपने सपने खुद पूरा करने की काबिलियत बनाएं। ऐसा नहीं है कि अगर आप जिंदगी में डॉक्टर, पेंटर या आर्टिस्ट या कुछ और बनना चाहते थे, आप नहीं बन पाए किसी भी हालातों की या किसी भी चीज की कमी की वजह से, तो हम ये उम्मीद बच्चे से लगाएं। तो अगर बच्चा आपके सपने पूरे करेगा तो बच्चा खुद के सपने कब पूरा करेगा? राइट, तो हमें ये सवाल अपने आप से पूछने की जरूरत है। बच्चे की काबिलियत जाने, वो क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहता है, उसकी क्या स्किल्स हैं, उसका क्या पोटेंशियल है, ये पहचानिए और फिर उसमें उसको आगे बढ़ने दीजिए। आपके सपने आप खुद पूरा करने की जिम्मेदारी लीजिए। मैम, कई बार होता है ना, वो पेरेंट्स किसी और बच्चे के सामने कहते हैं देखो देखो ये कितना इंटेलिजेंट है, तुम तो नालायक हो। मुझे लगता है ऐसी बातों का भी इफेक्ट पड़ता है बच्चों पे। जी बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि हम उसको कंपेयर कर रहे हैं कोई एक पर्टिकुलर स्किल को लेके। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल एग्जाम्स का टाइम है, मैं उस पर एग्जांपल दूंगी कि पेरेंट्स बोलते देखो उसके तो फलाने बच्चे के तो या चाची के बेटे के तो 95% आ गए, तू तो 60 पे ही बैठा हुआ है। बट उन्होंने ये नहीं देखा चाची का बच्चा ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं कर सकता, उनका बच्चा ड्राइंग में मास्टर है। उन्होंने ये नहीं देखा कि आपका बच्चा आप बैडमिंटन कितना अच्छा खेलता है या डांस कितना अच्छा करता है, जो कि वो स्किल दूसरे बच्चे में नहीं है। उन्होंने एक ही स्किल के पैरामीटर पे बच्चे को पूरा जज कर दिया। तो वहां पर हम गलती कर जाते हैं। प्लीज पेरेंट्स, वी शुड नेवर एवर कंपेयर आवर चिल्ड्रन टू अदर्स। यस, अगर कंपैरिजन करना ही है, तो अगर आपको मोटिवेशन देने के लिए कंपैरिजन करना है, तो बच्चे को पिछले मार्क्स से अगले मार्क्स से कंपेयर करें कि बेटा आपके पिछली बार 60% आए थे, इस बार आपके 62% आए, वेरी गुड, आपने 2% का इंक्रीमेंट किया है, पीछे नहीं गए हो, आप आगे बढ़े हो। उनको तो आपकी एनकरेज करें। यस, तो कंपेयर करना है तो उन्हीं को खुद से ही कंपेयर करिए, ना कि किसी और बच्चे से। तो वहां पर आप उस बच्चे के एफर्ट्स को सराह रहे हैं, उसकी एफर्ट्स की, उसकी मेहनत की तारीफ कर रहे हैं, उसकी काबिलियत को बढ़ाने में सपोर्ट कर रहे हैं। और जहां आप दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर करते हैं, तो वहां पर बच्चा डीमोटिवेटेड फील करता है, उसका सेल्फ एस्टीम और लो हो जाता है। तो जहां वो करना चाहता था कुछ, वो वहां पर अपने आप में डीमोटिवेटेड हो जाता है कि अरे यार मैं तो काबिल ही नहीं हूं।
मैं तो नालायक हूं, मैं मेरे पेरेंट्स तो मतलब मुझे कुछ नहीं समझते हैं। तो जब बच्चा अपने आप को अपने पेरेंट्स की नजरों में गिरता हुआ देखता है तो वो बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड फील करता है और उसको कुछ आगे पढ़ने का या कुछ स्किल डेवलप करने का मन नहीं करता। ओके, ठीक है है। ना? मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पेरेंट्स ने कोई पेरेंटिंग सीखी नहीं, आजकल जो नया ट्रेंड है, आई आई डोंट थिंक आई नीड टू लर्न अबाउट पेरेंटिंग। राइट। तो इसका सवाल का जवाब तो आई थिंक मैंने आपको शुरुआत में ही दिया कि कईयों को ऐसा लगता है कि हमें ये पेरेंटिंग वगैरह ये सब ना फिजूल के ट्रेंड्स हैं, हमें ये सब सीखने की जानने की जरूरत नहीं है। तो ऑल आई वांट टू से इज दैट हमें सीखने जैसा ऐसा कुछ नहीं है कि जो पेरेंटिंग एक्सपर्ट्स हैं तो उनको सब कुछ पता है, ऐसा नहीं है। पेरेंटिंग इज अ जर्नी, इट इज ऑल अबाउट अनलर्न एंड रीलर्न। मैं हमेशा सभी पेरेंट्स को यही कहती हूँ कि हमारे पुराने पैटर्न्स, क्योंकि स्पेशली ये जनरेशन के जो पेरेंट्स है, तो हमारी जो परवरिश जिस मेथड से हुई और आज की जो टाइम है, आज का जो दौर है, जिस तरह की पेरेंटिंग डिमांड करती है, वो उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क आ गया। बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि हम वो ट्रांजिशन चाहते हैं, करने का एफर्ट्स भी डालते हैं, बट कर नहीं पाते क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में हमारे साथ जो पेरेंटिंग हुई है वो भरी हुई है। तो वो हम स्विच करते हैं और वापस फ्लिप कर जाते हैं, फिर स्विच करते हैं, फिर वापस फ्लिप कर जाते हैं। तो इस कंफ्यूजन में हम एज पेरेंट्स बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं कि बच्चों को कितनी डील देनी चाहिए, क्या करें क्या ना करें। तो ऐसे में मेरा सुझाव हमेशा ये रहता है कि जहां आप कंफ्यूज हो रहे हो, जहां आपकी स्ट्रगल्स अपने बच्चों के साथ बढ़ती जा रही है, रिलेशनशिप खराब हो रहा है, तो वहां आप एक एक्सपर्ट की एडवाइस लीजिए, क्योंकि उस एक्सपर्ट ने, उस पेरेंटिंग कोच ने या उस पेरेंटिंग एक्सपर्ट ने उस टॉपिक के ऊपर कुछ रिसर्च की है, स्टडी की है एंड कुछ डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के प्रूव किया हुआ है। तो वहां पर सलाह लेने में कोई हर्ज नहीं है, हमें सलाह ले लेनी चाहिए जहां पे हम डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं। ओके, ठीक है। मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले बच्चों को 12th तक पढ़ा देना चाहिए एंड देन इट्स बेटर टू डिसाइड अबाउट देयर कैरियर। राइट। तो ये एक बहुत बड़ा भ्रम है मैं कहूंगी, क्योंकि पेरेंट्स हम ये सोचते हैं कि पहले का टाइम पे अगर हम ये सोचते थे ना, ये ओल्ड स्कूल थिंकिंग मैं कहूंगी है कि पहले के टाइम पे हम बोलते थे बच्चा पहले पढ़ तो जाए फिर देखेंगे क्या करना है। क्यों? क्योंकि पहले लिमिटेड ऑप्शंस थे। ज्यादातर बच्चे अपने पेरेंट्स के, अपने फैमिली बिजनेसेस को संभालते थे, या फिर थोड़ा बहुत अगर आउट ऑफ द लाइन गए भी तो बोलते थे चलो कोई बात नहीं, लिमिटेड कॉलेजेस है, लिमिटेड स्टूडेंट्स है, ठीक है एडमिशन हो जाएगा। कई जगहों पे जान पहचान से एडमिशन हो जाती थी कि पता था कोई बात नहीं, 12th पढ़ ले, ओके फलाने का ही कॉलेज है, पहचान वाले का यही है यूनिवर्सिटी, वहां पे हो जाएगा अपना, ठीक है। बट आज सिनेरियो बदल चुका है। अगर आप अपनी हिस्ट्री में से भी किसी को भी उठा के देखेंगे, कितने भी काबिल इंसानों को आप पकड़ लीजिए, उन सभी ने अपने करियर के लिए जो स्किल्स डेवलप करनी थी ना, वो अपने बचपन में कर ली। क्योंकि जब हम छोटे हैं, अंडर 16 इयर्स ऑफ एज हैं, हमारे ब्रेन सेल्स, हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं, वो सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल दूंगी। एक छोटे से बच्चे को, 5 साल का बच्चा है, उसको आप एक नया फोन दीजिए और आप भी वही फोन लीजिए, आपको उसके फंक्शंस को, फीचर्स को यूज करना सीखना है। तो आप बताइए कि उसमें से और आप में से कौन जल्दी वो फीचर्स को सीखेगी? बच्चा सीख, राइट, है ना? क्यों? हम देखते हैं बच्चा फटाफट से सारे एप्स खोलना, बंद करना, उसमें डाउनलोड क्या करना है, सब कुछ फटाफट से सीख जाता है और हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं। हमें 2-3 दिन लगते हैं, अच्छा इसमें ऐसे करना है, इसमें ऐसे करना है। क्यों? नई टेक्नोलॉजी को सीखने में हमें क्यों ज्यादा टाइम लगा? क्योंकि हमारे पास उतने ब्रेन सेल्स है ही नहीं जितने बच्चे के पास है। रिसर्च बताती है कि अप टिल 5 इयर्स ऑफ एज, 5 साल का बच्चा 5 लैंग्वेजेस बहुत आराम से सीख लेता है। पर यही अगर हमें 5 लैंग्वेजेस इस एज में सीखनी पड़े तो हमें बहुत मेहनत लगेगी और बहुत टाइम लगेगा। सो द आइडिया जो मैं यहाँ पे देना चाहती हूँ, जो मैं समझाना चाहती हूँ, वो ये है कि बच्चा जब छोटा है तो उसका लर्निंग पोटेंशियल हाई है। यही जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, 15-16 साल के बाद हमारे ब्रेन सेल्स काफी कम रह जाते हैं। तो एज अ रिजल्ट हमारा लर्निंग पोटेंशियल कम हो जाता है। तो अगर आप
डिसाइड ही 12वीं के बाद करेंगे कि क्या करना है, तो आपके पास जो ब्रेन सेल्स थे वो काफी कम हो गए। और यही सोचिए कि अगर आपने 5 साल में अपनी स्किल्स पहचान ली कि ये बच्चे की, हमने हमारे बच्चे की स्किल्स पहचान ली कि ये बच्चा इसमें बहुत अच्छा है, इसका करियर मुझे लगता है इसमें बनेगा, तो वो स्किल्स आपने पहले से डेवलप करनी शुरू कर दी। मुझे पता है कि मेरा बच्चा कंप्यूटर बड़े अच्छे से सीख रहा है, पढ़ रहा है, चलो मैं इसको कंप्यूटर का एक्सपोजर देता हूँ, तो वो आगे चल के वो कंप्यूटर साइंटिस्ट बन सकता है, कंप्यूटर इंजीनियर बन सकता है। बट अगर आपने 12वीं के बाद डिसाइड किया, तब तक उसके आधे न्यूरॉन्स तो खत्म हो गए, तो वो थोड़े बहुत न्यूरॉन्स जो बचे हैं दिमाग में, वो उससे स्ट्रगल करता करता समहाउ सीखे। मैम इसका कोई टेस्ट भी होता है? हाँ जी, बिल्कुल। इसका एक टेस्ट किया जाता है जिसको कॉमन भाषा में DMIT के नाम से जाना जाता है, DNE के नाम से जाना जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि एक जो टेस्ट किया जाता है, इससे ब्रेन का एनालिसिस किया जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जेनेटिक पोटेंशियल क्या है, कि हमारे अंदर अपने पूर्वजों से क्या ट्रेड्स हम लेके आए हैं। तो जब हम वो ट्रेड्स के बारे में जान जाते हैं, हमारी जेनेटिक इंटेलिजेंस के बारे में जान जाते हैं, तो वो टेस्ट के थ्रू हमें ये मालूम पड़ता है हमारा लर्निंग पैटर्न कौन सा स्ट्रांग है। तो बच्चा अगर ऑडिटरी लर्नर है और हम विजुअल मेथड से ज्यादा पढ़ा रहे हैं, उसको बोल रहे रीड करो, राइटिंग करो, बट बच्चा ऑडिटरी लर्नर है, तो वो सुन के, डिस्कस करके, बोल के ज्यादा अच्छा समझ पाएगा। तो हमें बच्चे को उस मेथड से समझाना है जो उसका लर्निंग मेथड है। ओके। तो ये सारी चीजें, वो क्या स्किल्स उसकी स्ट्रांग है, उसकी कौन सी स्ट्रेंथ्स है, ये टेस्ट बेस्ड होता है मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के ऊपर। मल्टीपल इंटेलिजेंस मतलब 8 तरह की इंटेलिजेंसेस हर इंसान में होती हैं, राइट? तो उसमें से हमारी कौन सी तेज है, कौन सी एवरेज है, कौन सी कम है, वो हमें मालूम पड़ता है। और उसके बेस पे हम असेस करते हैं कि हमारे लिए क्या फ्यूचर करियर या सब्जेक्ट या करिकुलर एक्टिविटीज बेस्ट सूटेबल होगी। मैम आप जो टेस्ट बता रहे हो ये तो मेरे हिसाब से बहुत कम लोगों को मालूम होगा। हाँ जी, अवेयरनेस अभी आ रही है, अभी धीरे धीरे इसके बारे में अवेयरनेस आ रही है। इंडिया में ये टेस्ट 2009 से है, बाहर के देशों में है, जापान, सिंगापुर, मलेशिया तरफ काफी ज्यादा प्रचलित है, बट इंडिया में 2009 से आ चुका है। मेट्रो सिटीज में काफी फेमस है, अभी छोटे शहरों में भी आ रहा है। तो ये ठीक। टेस्ट मैं करती हूँ। जो भी करवाना चाहे, अपने बच्चों के लिए मार्गदर्शन लेना चाहे, दे कैन कनेक्ट टू मी डायरेक्टली, अब मुझे DM कर सकते हैं और अपना बच्चों के लिए आगे का मार्गदर्शन बहुत अच्छे से ले सकते हैं। ओके मैम, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई मस्ट डू परफेक्ट पेरेंटिंग, उसके लिए मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है, अब पूरी तरह मैं उसके ऊपर ध्यान दूंगा। हाँ जी, तो काफी पेरेंट्स अपने बच्चों को अपना प्रोजेक्ट बना लेते हैं, राइट? तो मैं इस केस में मदर्स को खास करके बोलूंगी कि कई बार मदर्स मेरे पास आती है कि मैम मैंने ये पढ़ा था, मैंने लॉ पढ़ा, मैंने CA पढ़ा, पर सब गया, अब बच्चा हो गया है, फैमिली इज एक्सपेक्टिंग मी कि मैं ये करूं, और फैमिली से ज्यादा मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी सिर्फ बच्चे पे ध्यान दूं और कुछ नहीं करूं। बट वहां पर क्या हो जाता है ना, इसमें मैं वो मदर को गलत नहीं कहूंगी, वो इमोशनली बच्चे के लिए चिंता कर रही है, वो ठीक है। बट मैं ये चाहूंगी कि अगर आपके पास प्रोविजन है कि पीछे कोई केयर कर सकता है, तो थोड़ा टाइम अपने आप को, अपने करियर को या फिर अपने पैशन को जरूर दे। क्योंकि क्या होता है इसमें, जब आपने बच्चे को ही अपना प्रोजेक्ट बना लिया, आपने आधी जिंदगी, जब तक बच्चा छोटे से टीनेज तक गया, तब तक सिर्फ बच्चे के इर्द गिर्द आपने अपनी लाइफ पूरी बना कर दी, मतलब वो 10-15 साल का हुआ। अब वो 15 साल के गैप में आपने जो पढ़ाई की थी, उसमें एक बहुत बड़ा जंप आ चुका है। जो आपने पढ़ा था, वो अगर आज आप वापस से अपना पैशन परस्यू करना चाहें, तो आप नहीं कर पाओगे, आपको वापस से उसको रिवाइज करना पड़ेगा, फिर से कुछ सर्टिफिकेशंस लेने पड़ेंगे, जो कि एक लंबा प्रोसेस होगा, राइट? तो अब उसमें, इस जर्नी में जो 15 साल अपने बच्चे को बड़ा करने में अपना पैशन को अपने छोड़ दिया, कहीं ना कहीं आप डाउन द लाइन फ्रस्ट्रेटेड भी होते थे, इरिटेट भी होते थे, थकते भी थे, और पूरा टाइम बच्चा सिर्फ आपके इर्द गिर्द रह के वो भी इरिटेट हो रहा है, क्योंकि उसको वैरायटी नहीं मिल रही। आजकल के बच्चे खास करके आप सोचेंगे, सुनेंगे, देखेंगे कि बहुत ज्यादा वैरायटी चाहते हैं। उनको कभी एक एक्टिविटी चाहिए, कभी दूसरी एक्टिविटी चाहिए, राइट? तो वो एक ही जन से स्टिक नहीं रह सकते,
तो एज अ मदर भी आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि आप अपना सारा पैशन छोड़ देते हैं बच्चे के पीछे, और जब आप करना चाहते हैं तब आपको लगता है मैं बहुत आउटडेटेड हूं मार्केट में। फिर जब आप अपना कोर्स को रिव्यू करते हैं तब उसमें टाइम लग जाता है। बाय दैट टाइम आप 40s में आ जाते हैं और आपके बच्चे बाहर, अब आपको लगता है मेरा बच्चे के लिए मैंने जिंदगी बिता दी और आज वो मेरे को छोड़ के चला गया। हाँ जी तो तब आप और अकेलापन महसूस करते हैं। मैम लोनलीनेस तो जैसे आपने बोला, लोनलीनेस तो बहुत लोग फील करते हैं, पर वो किसी को बताते नहीं। राइट। तो क्योंकि अब वो उनको ये लग रहा है मैंने ही तो अपनी जिंदगी बच्चे के पीछे डाली, मैं किसको बोलूं, क्योंकि वहां पर हस्बैंड भी अपने काम में बिजी है, अपना बिजनेस सेटअप में बिजी है, बच्चे अकेले निकल गए हैं, तो मदर्स जो रह जाती फिर ले दे के वो किटी पार्टीज में जाती हैं अपना फ्रस्ट्रेशन को भटकाने के लिए, अपना मन बहलाने के लिए। बट द बेस्ट पार्ट इज आजकल मैं देख रही हूँ कि कई लेडीज 40s में आके भी अपना करियर को रीस्टार्ट कर रही हैं। स्टिल अगेन मैं ये कभी नहीं कहूंगी कि बच्चा आ गया मतलब आप अपने पैशन को छोड़ दो, अपनी काबिलियत को भूल जाओ, नहीं। देर आर वेज, आज की तारीख में हमारे पास इतनी सुख सुविधाएं हैं कि हम वर्क लाइफ एंड हाउस लाइफ को इजीली बैलेंस कर सके। यू हैव टू डेवलप दैट स्किल। जब आपने कुछ स्किल ली है, अगर आपने कुछ कोर्सेज किए हैं, कुछ पढ़ाई की है, उसको आप वेस्ट ना जाने दें। आप स्किल्स डेवलप करें जिससे कि आप अपने घर और काम को इजीली मैनेज कर सके, बैलेंस कर सके, एंड फिर आप काम को कंटिन्यू करें। ओके मैम, आजकल एक और मैं सुनता हूँ, कुछ बच्चे कहते हैं हमारे जैसे वो पेरेंट्स को देते हैं, आपस में इतनी बनती नहीं है, काफी फाइट्स वगैरह होती है, कहते क्या करना है ऐसी शादी करके, हम तो शादी ही नहीं करेंगे। राइट। बिकॉज क्या है कि आजकल बच्चे ना शॉर्ट टर्म थिंकिंग रखते हैं, वो लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इसका भी श्रेय पेरेंट्स पे जाता है या सोशल मीडिया पे जाता है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा कर रही है कि क्या रखा है, इट इज ओके, आज इधर फिर कल उधर। बट हमें ये समझाने की जरूरत है हमारे बच्चों को कि वो आपको सिक्योरिटी नहीं देगी। मैरिज इज नॉट जस्ट अबाउट कि शुरुआत के सालों में हम एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन रख रहे हैं या फिजिकल रिलेशनशिप में जा रहे हैं या फिर एक घर गृहस्थी बना रहे हैं। मैरिज वो गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। इट इज ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट। जब आज 50s में जाते हैं, 60s में जाते हैं, तब जब हमारे हेल्थ इश्यूज आते हैं या इमोशनल ब्रेकडाउन होते हैं, तो हमें पता है कि हमारा पार्टनर हमारे साथ है। अगर आपने इतने साल अपने पार्टनर का साथ दिया है, तब आपका पार्टनर भी आपके साथ है, राइट। तो हमें वो सारी चीजों को समझना है और समझाना है। तो उसके लिए पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल बनता है। जब पेरेंट्स खुद एक अच्छे रोल मॉडल बने, बच्चों के सामने एक अच्छी मैरिज, एक हैप्पी मैरिज का एग्जाम्पल सेटअप करें कि देर आर डिफरेंसेस इन मैरिज। ऐसा नहीं है कि रिश्ते में अगर अनबन हो रही है या मियाँ बीवी में, मम्मी पापा में अगर बन नहीं रही है, मतलब ये नहीं कि वो लड़ाई करके अलग हो जाए। देयर इज अ सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। पेरेंट्स को ये पहले खुद समझना है, फिर वो उनको भी एग्जाम्पल सेट करना है कि इट इज ओके, मम्मी कैन थिंक डिफरेंटली, पापा कैन थिंक डिफरेंटली, बट देयर इज समथिंग कॉमन इन देम विच इज लव एंड टुगेदरनेस एंड रिस्पेक्ट। तो बेस्ड ऑन दैट उनका रिश्ता बना हुआ है, एंड इट इज ओके टू हैव डिफरेंसेस इन अ रिलेशनशिप, बट स्टिल यू कैन स्टे टुगेदर। तो मैम कई बार क्या होता है, पेरेंट्स भी हद से ज्यादा इमोशनल होते हैं, बच्चे भी हद से ज्यादा इमोशनल होते हैं, वहां पे क्या करना चाहिए? किस मामले में आप कहना चाह रहे हैं? जैसे कई बार होता है कि पेरेंट्स ज्यादा इमोशनल होते हैं, बच्चे कम इमोशनल होते हैं, वो उसकी फीलिंग्स को ऐसा समझ नहीं पाते जैसा समझना चाहिए। राइट। देखिए, ये सिचुएशन होनी बहुत ही नेचुरल है। जैसे मैंने आपको बताया, हमारे अंदर 8 तरह की इंटेलिजेंसेस होती है, तो उसमें से एक जो इंटेलिजेंस है वो हमारे इमोशंस को लेके भी कनेक्टेड होती है। तो किसी में वो कम होता है, किसी में वो ज्यादा होता है, दैट इज अ वेरी नेचुरल थिंग, ठीक है, उसको हम नहीं कर सकते। बट यस, हम ऐसे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस कर सकते हैं कि जाके बच्चे के अंदर बचपन से ही
वो ऐसा नहीं होगा आज बच्चा आपका 30 साल का हो गया और अब तक आप कंप्लेन करते रहे इसको तो बिल्कुल मेरे से प्यार ही नहीं है, ये तो एक्सप्रेस ही नहीं करता, पूरा टाइम आप 30 साल तक ये रोते रहे और 30 साल के बाद आके आप जाके उसको हग कर रहे हो या वार्मथ दे रहे हो या साथ बैठ रहे हो और बोलो कि नहीं अब तू भी मेरे को हग कर, मेरे से बातें कर, वो सब करे, तो वो पॉसिबल नहीं है। ये कोई भी आदतें आपको डालनी है या कोई भी चीजें आपको अंदर उसके डालनी है, बातें उसको मनवानी है या उसका थोड़ा बिहेवियर्स या हैबिट्स चेंज करने हैं, तो आपको उसको बचपन से ही आदतें डालनी पड़ेगी। हाँ जी। जब मिट्टी कच्ची होती है तभी हम उसकी शेप देते हैं ना, पक जाने के बाद वो घड़ा जो बन गया तो उसके बाद आप उसको रीशेप नहीं कर सकते। यस राइट, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली मैं पेरेंट्स से हमेशा कहती हूँ जो बचपन के जो टाइम है, वक्त है, वो बहुत ही क्रुशियल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों को एक क्वालिटी टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ठीक है मैम, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मुझे तो ऐसा लगता है वो आजकल के जमाने में हद से ज्यादा इमोशनल होना भी ठीक नहीं है। आपको प्रैक्टिकली और इमोशनल दोनों चीजें बैलेंस करके चलना पड़ेगा। हाँ जी। एक्सट्रीमली हम प्रैक्टिकल हो जाएंगे तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमें ये समझना है वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर इमोशनल बींग्स, वी आर सोशल बींग्स। हम अकेले नहीं जी सकते हैं, भगवान ने हमें ऐसा नहीं बनाया कि हम अकेले और सब कुछ कर लें। कई बार आज की जनरेशन ये भी देख रही है कि देखा जा रहा है उनमें कि वो सक्सेस को सिर्फ पे लेके चल रहे हैं। सक्सेस मतलब उनके लिए सिर्फ पैसा कमाना, कामयाब होना अपने करियर में, उस चक्कर में अपने रिश्तों को वो पीछे छोड़ के जा रहे हैं, वक्त नहीं बिताना। तो वो मैं कहूंगी कहीं ना कहीं गलत है, मेरी नजर में वो गलत है। हाँ जी। सक्सेस इज अ कॉम्बिनेशन, वो आपके हेल्थ, आपका वेल्थ, रिलेशनशिप एंड स्पिरिचुअलिटी, ये चारों एरियाज में अगर आपने बैलेंस किया हुआ, ये चारों एरियाज जो है मैं कहूंगी गाड़ी के जैसे चार पहिए है, तो ये इनको मैं चारों पहियों का औदा देती हूँ कि किसी भी एक पहिए में आप ज्यादा हवा भर देंगे या किसी भी एक पहिए में हवा कम होगी तो गाड़ी आपकी स्मूथली आगे नहीं जाएगी। तो अगर आपने वेल्थ, आपने हेल्थ आपकी कमजोर जा रही है बट वेल्थ आपने खूब कमा ली, तो वो सारी वेल्थ कमाई हुई आपकी हेल्थ को सुधारने में ही चली जाएगी। ठीक है। राइट, और वही अगर आपका रिलेशनशिप का जो पहिया है उसमें कमजोरी है, राइट, तो फिर आपको जितनी मर्जी वेल्थ कमाई हुई वो आप खर्चोगे किसके ऊपर? यस आपके रिलेशनशिप्स ही अच्छे नहीं है, आपके घर पे जाके आपको लग रहा है मेरे पास कोई बात करने वाला नहीं है, मेरे कोई दोस्त यार नहीं है, तो आप किसके साथ बातें करोगे, किसके साथ अपनी खुशियां मनाओगे या किसके साथ अपने गम बांटोगे? हाँ जी। और उसके साथ साथ चौथा पहिया जो मैंने बताया स्पिरिचुअलिटी का, मतलब आध्यात्मिकता। अगर आपका इस भगवान में, ईश्वर में या फिर यूनिवर्स में विश्वास ही नहीं है, जब आप हर चीज का श्रेय सिर्फ खुद को ही देते रहते हैं, तो आप एरोगेंट हो जाएंगे, अभिमानी हो जाएंगे। आप अच्छे कर्म की बजाय सबको दुख देना, सबको कर्ज करना शुरू कर देंगे। हाँ जी। तो इसलिए मैं कहती हूँ हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप एंड स्पिरिचुअलिटी ये चार पहिए की तरह है। अगर ये चारों बैलेंस्ड है तो आप सक्सेसफुल हैं। हाँ जी मैम, आपके क्वेश्चन में से क्वेश्चन आया, डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति है जो हाँ जी। आईएएस की तैयारी करवाते हैं। अच्छा, उन्होंने बताया कि आप जितने मर्जी इंटेलिजेंट हो, कितनी भी पढ़ाई की हो, आपका योगदान सिर्फ डेसिमल में है। हाँ कहते जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े प्रोफेसर हैं जो इतने हम्बल हैं, वो कहते हमारे में इतना क्या कहाँ से साहस होगा कि मैं परफेक्ट हूँ। हम रोज कहते रोज सीख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं हमेशा ये चीज में बोलती हूँ सभी को कि लाइफ इज ऑल अबाउट लर्न, ग्रो एंड इवॉल्व। हम रोज सीखते हैं, हम रोज ग्रो कर रहे हैं, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से हम रोज ग्रो कर रहे हैं और हम इवॉल्व हो रहे हैं, हम अपना एक बेहतर वर्जन रोज बनते हैं। तो अगर हम ग्रोथ में बिलीव करते हैं और इवोल्यूशन में बिलीव करते हैं तब आपका जीना सफल है, वरना लाइफ इज अ वेस्ट। ओके मैम, एक क्वेश्चन आया मेरे माइंड में, कई बार क्या होता है भी पेरेंट्स की तरफ से भी, बच्चों की, दोनों तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि कोई कुछ बातें वो इतनी कड़वी बोल देते हैं जो बच्चों को भी, पेरेंट्स को भी पिंच हो जाती है। वो उतना दिल, सारी उम्र वो बोल नहीं पाते। बिल्कुल, अगर बोलना चाहते भी हो तो भी बोल नहीं पाएंगे। राइट। तो यहाँ पर हमें एज पेरेंट्स बहुत ध्यान रखना चाहिए। वो क्या होता है ना, जब हमारे साथ कुछ कड़वा हुआ होता है, कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस हुए होते हैं एज पेरेंट्स,
तो हमने उन चीजों को बुलाया नहीं होता है, और हमने वो सीखा नहीं है कि हमारे इमोशंस को हम रेगुलेट कैसे करें, चैनलाइज कैसे करें। हमें अगर कुछ बातें बुरी लगती है, कुछ चीजें हमारे ट्रिगर्स हैं, तो हमारे ट्रिगर्स को हमने चैनलाइज करना नहीं सीखा है। बट मैं बताना चाहूंगी इन पेरेंट्स को या इन लोगों को कि देर आर वेज, साइकोलॉजिकली टेक्निक्स होती हैं इस तरह की, जिससे हम अपने इमोशंस को रिलीज करना, चैनलाइज करना सीख सकते हैं। तो उनको सीखना चाहिए और अपने टेम्पर को, खास करके अपने गुस्से को चैनलाइज करें और फिर अपना मुंह खोलें। ओके। ना कि बस मेरे को, मैं बड़ा हूं, मैं अपना पावर दिखा सकता हूं। तो मैं इन पेरेंट्स को बोलना चाहूंगी या इन लोगों को कहना चाहूंगी कि पावर इज नॉट यूज्ड टू सप्रेस अ पर्सन। अगर आपके पास पावर है तो किसी को अपलिफ्ट करो, किसी को उठाओ। गिराने के लिए ताकत नहीं चाहिए होती, राइट? किसी को नीचे दिखाने के लिए ताकत नहीं चाहिए होती है। गिराने के लिए आप एक किक करते हो, किसी को गिरा सकते हो, पर अगर उठाना है उसमें ताकत चाहिए। ओके। तो ताकत अगर आपके पास है, अगर आप ताकतवर है, पावरफुल है, तो यूज इट वाइजली टू अपलिफ्ट समवन, ना कि बच्चे को या किसी को भी नीचा दिखाएं। ओके मैम, हमें स्कूल में इसीलिए पढ़ाया जाता ना, थिंक बिफोर यूर स्पीक। यस, बट कौन थिंक करता है आप बताएं? हाँ वो जी। तो एक प्रभाव बन के चला जाता है, राइट? हाँ जी मैम, जो आप टेक्निक्स बोल रही हैं इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, वो आप भी सिखाते हो अपनी हाँ ऑडियंस? जी। साइकोलॉजी में मोर देन 100 टेक्निक्स होती हैं जिनको हम यूज करते हैं अलग अलग सिचुएशंस को हैंडल करने में, अपने इमोशंस पे वर्क करने में। पहले हम पहचानते हैं, देयर आर स्टेप्स। पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा कहाँ पे थिंकिंग पैटर्न रॉन्ग जा रहा है। फिर उसके बीच में वी कनेक्ट द डॉट्स कि हम ये पैटर्न्स को कब कब कितनी बार रिपीट करते हैं, हाउ फ्रिक्वेंटली, और कितने रिश्तों में, कौन कौन से रिश्तों में रिपीट करते हैं। फिर वो जब हम पहचान करते हैं, मतलब अवेयरनेस लेवल पे आता है, सेकेंड स्टेप इज एक्सेप्टेंस। फिर हम ये स्वीकार करते हैं कि यस, हम ये चीजें गलत कर रहे हैं। फिर उसके ऊपर वर्क किया जाता है यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। ओके, हाँ जी। ठीक है। सो देयर आर 100+ टेक्निक्स जो कि अलग अलग प्रॉब्लम्स में अलग अलग तरीके से काम आती है। जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए अलग टेक्निक्स होती है, अगर एंजाइटी है तो अलग टेक्निक्स होती है, डिप्रेशन है तो अलग टेक्निक्स होती है, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम टेक्निक्स यूज की जाती है। ओके दोस्तों, आज की वीडियो में उम्मीद करते हैं आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मैम बहुत ही लर्न पर्सन है, तो थैंक यू। काफी साइकोलॉजी के रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट होता है उसको बहुत अच्छी तरह से ब्रीफ करते हैं। मैम, किसी को अगर स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, तो एंजाइटी से गुजर रहा हो, तो अगर वो कोई भी पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहते हो, कैसे कर सकते हैं? वो मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं, डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, एंड मेरा फोन नंबर है, मैं कमेंट्स में टाइप कर देती हूँ, और मैं वो मुझे कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ओके ओके, ठीक है। मैंने अपना नंबर भी डाल दिया है, एंड वो मुझे मैसेज भी कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली कर सकते, मैसेज कर सकते हैं मुझे। हाँ जी मैम, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस कन्वर्सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। यस, मुझे बहुत मजा आया। मेरे पास जो भी थोड़ी बहुत नॉलेज और एक्सपीरियंस था मैंने आपसे शेयर किया और सभी से शेयर किया। आई होप कि ये सबको हेल्पफुल रहा हो, एंड आगे भी कभी भी कोई भी समस्या के लिए किसी को जुड़ना हो तो वो बेझिझक मुझे मैसेज या कॉल कर सकते। थोड़ी बहुत नहीं, आपके पास बहुत वास्ट नॉलेज है। थैंक यू। हाँ जी दोस्तों, ये थे मैम रिया हमनानी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, एंजाइटी, डिप्रेशन, ज्यादा इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते हो, शॉर्ट टेम्पर हो, आप मैम को डीएम कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। मैम आपको अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे साइकोलॉजी के रिलेटेड। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, आपने समय दिया। जी, थैंक यू सो मच। बाय बाय। बाय।